हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी विषय के अति लघु प्रश्नों के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हिंदी के हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जो यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी का पार्ट 2। प्रश्न नंबर 32, संधि कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर, संधि 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। यहाँ पर विसर्ग आएगा, विकर्ण गलत दे रखा है। प्रश्न नंबर 33, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर, समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्त करना। किसी भी शब्द या वाक्य को छोटा करना या संक्षिप्त करना समास का अर्थ है। प्रश्न नंबर 34, समास किसे कहते हैं? उत्तर, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर या संक्षिप्त करके कोई नया शब्द बनाते हैं उसे हम समास कहते हैं। प्रश्न नंबर 35, समास कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव, नंबर 2 द्वंद्व समास, नंबर 3 तत्पुरुष समास, नंबर 4 कर्मधारय समास, नंबर 5 द्विगु समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 36, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, संस्कृत भाषा से आए शब्द जो उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं जैसे संस्कृत में होते हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हुए हैं और उसी संस्कृत भाषा के रूप में ही हम पर हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 37, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, जिन शब्दों का विकास तत्सम शब्दों से हुआ है ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जिन शब्दों का विकास हुआ तो तत्सम शब्दों से है, लेकिन वह तत्सम शब्द नहीं होते हैं, वे पूर्ण रूप से हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 38, देशज शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, संस्कृत से भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से प्राप्त शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जो शब्द हमें संस्कृत भाषा से नहीं प्राप्त होते, क्षेत्रीय भाषाओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 39, सरल वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में केवल हम एक ही क्रिया का प्रयोग करते हैं उसे सरल वाक्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 40, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य और समुच्चय बोधक से जुड़े हुए वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य और समुच्चय बोधक से वाक्य जुड़े हुए हों तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 41, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक उपवाक्य हो, वे प्रधान वाक्य पर आश्रित हो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक से अधिक उपवाक्य हो और वे उपवाक्य प्रधान वाक्य से जुड़े हो या प्रधान वाक्य पर आश्रित हो, ऐसे वाक्यों को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 42, वाच्य किसे कहते हैं? उत्तर, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य के कार्य, कर्ता या भाव के अनुसार प्रयोग की गई है, वाच्य कहलाती है। कहने का तात्पर्य है क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता कि वाक्य के कार्य, कर्ता या भाव के अनुसार प्रयोग की गई है उसे हम वाच्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 43, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। प्रश्न नंबर 44, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, 4 आज्ञार्थक, नंबर 5 संदेहार्थक, नंबर 6 संकेतार्थक,
नंबर 7 इच्छार्थक, नंबर 8 विस्मयार्थक वाक्य। ये 8 प्रकार के वाक्य के प्रकार बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 45, भाषाई कौशल कौन कौन से हैं? उत्तर, भाषाई कौशल मुख्य 4 हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये 4 कौशल भाषाई कौशल है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। प्रश्न नंबर 46, सुनना कौशल का क्या अर्थ है? सुनना कौशल का अर्थ बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करना है जिससे वे किसी कथन को ध्यान से सुने, उसका सही अर्थ समझ सकें और सुनी हुई बात पर चिंतन एवं मनन करके उचित निर्णय ले सकें। सुनना कौशल का अर्थ है कि बालकों को हमें ऐसी क्षमता का विकास करना चाहिए जिससे भी वे किसी भी कथन को ध्यानपूर्वक सुने और उसका सही अर्थ समझ सकें और जो कथन बद सुन रहे हैं उस पर चिंतन मनन करके उचित निर्णय भी ले सकें। प्रश्न नंबर 47, बालकों में बोलना कौशल का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? उत्तर, हम एक दूसरे से जो भी बातें करते हैं या समझते हैं, जो भी बातें करते हैं या समझाते हैं, सभी में बोलने की प्रमुखता रहती है। भाषा की शिक्षा मौखिक अभिव्यक्ति से ही प्रारंभ होती है। बच्चों में बोलना कौशल का विकास करने की दृष्टि से उचित होगा कि हम उनको ही उनकी भाषा में उनसे बात करें। इससे उनकी झिझक भी दूर होगी और वे अपनी बात को सहजता से बोल सकेंगे। बच्चों में बोलना कौशल का विकास करने के लिए सबसे पहले हमें उनसे उन्हीं की भाषा में बात करना होगा जिससे कि उनकी झिझक दूर हो और वे अपनी बात को भी सहजता से कर सकें या बोल सकें। प्रश्न नंबर 48, बोलना कौशल को प्रभावशाली बनाने वाले गुण कौन कौन से हैं? उत्तर, बोलना कौशल के गुण हैं शुद्धता, स्पष्टता, विचार क्रमबद्धता, प्रवाह, अवसरानुकूलता, प्रभावोत्पादकता। ये सभी बोलना कौशल को प्रभावशाली बनाने वाले गुण हैं। प्रश्न नंबर 49, बच्चों में पठन क्षमता का विकास कैसे करोगे? उत्तर, बच्चों में पठन क्षमता विकसित करना तभी संभव हो सकती है जब हम उन्हें पूर्णता से अंश की ओर अर्थात पहले वाक्य सिखाएं, फिर शब्द सिखाएं और उसके बाद शब्द वर्ण सिखाएं। कहने का तात्पर्य यह है, बच्चों में अगर हमें पठन क्षमता को विकसित करना है उसके लिए हमें पूर्णता से अंश की ओर सिद्धांत के अनुसार सिखाना होगा। इसमें सबसे पहले वाक्य सिखाएं, फिर शब्द सिखाएं, उसके बाद शब्द और वर्ण सिखाएं। प्रश्न नंबर 50, पढ़ने की क्षमता का विकास किन विधियों द्वारा किया जाता है? उत्तर, वार्तालाप विधि के द्वारा, शब्द चिट कार्ड के द्वारा, आदर्श पठन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, उच्चारण में संशोधन के द्वारा पढ़ने की क्षमता का विकास किया जा सकता है। मतलब वार्तालाप विधि के द्वारा, शब्द चिट कार्ड के द्वारा, आदर्श पठन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा और उच्चारण में संशोधन के द्वारा हम बच्चों में पढ़ने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 51, पठन कौशल में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर, अति शीघ्रता के साथ पढ़ना, अटक अटक कर बोलना, व्याकरण तत्वों के ज्ञान का अभाव, एकाग्रता का अभाव पठन कौशल में बाधा पहुंचाते हैं। पठन कौशल में बाधा पहुंचाने वाले तत्व अधिक शीघ्रता से पढ़ना, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ना, अटक अटक के बोलना, व्याकरण तत्वों के ज्ञान का अभाव मतलब व्याकरण की जानकारी ना होना, एकाग्रता का अभाव पठन कौशल में ये सभी तत्व बाधा पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 52, लिखित अभिव्यक्ति के प्रमुख आधार क्या हैं? उत्तर, प्रथम वर्तनी तथा द्वितीय व्याकरण सम्मत वाक्य रचना लिखित अभिव्यक्ति के प्रमुख आधार हैं। प्रश्न नंबर 53, लिखित अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? लिखित अभिव्यक्ति के 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर 1 सुस्पष्टता, नंबर 2 शुद्धता, नंबर 3 क्रमबद्धता, नंबर 4 सुसंबद्धता। प्रश्न नंबर 54, लेखन कौशल को प्रभावित करने वाले तत्वों या दोष कौन कौन से हैं?
उत्तर नंबर 1 सिरोरेखा की उपेक्षा, शब्दों के बीच का अभाव, अक्षरों का विकृत आकार, विराम चिन्हों से संबंधित त्रुटियां, अनुनासिक और अनुस्वर संबंधी त्रुटियां, ये सभी लेखन कौशल को प्रभावित करने वाले दोष हैं। प्रश्न नंबर 55, संज्ञा के कितने वेद होते हैं? उत्तर संज्ञा के वेद हैं नंबर 1 जातिवाचक, नंबर 2 व्यक्तिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 समूहवाचक, नंबर 5 पदार्थवाचक। संज्ञा के 5 वेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक। प्रश्न नंबर 56, राम श्याम कौन सी संज्ञा है? इसका उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें नाम दिया गया है। व्यक्तिवाचक में किसी भी व्यक्ति का नाम दे रखा होगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। प्रश्न नंबर 57, क्रोध खट्टा कौन सी संज्ञा है? उत्तर भाववाचक संज्ञा। क्रोध और खट्टा ये भाववाचक संज्ञा है, इसमें भाव की प्रधानता हो रही है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा होगी। सर्वनाम के भेद बताइए। प्रश्न नंबर 58, उत्तर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 संबंधवाचक, नंबर 5 प्रश्नवाचक और नंबर 6 निजवाचक। ये 6 भेद सर्वनाम के बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 59, विशेषण के कितने वेद हैं? विशेषण के 5 वेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 परिमाणवाचक, नंबर 3 संख्यावाचक, नंबर 4 संकेतवाचक, नंबर 5 व्यक्तिवाचक। प्रश्न नंबर 60, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर जो सब क्रिया के होने की रीति, समय, स्थान, दिशा आदि के बारे में कोई विशेष सूचना देते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो क्रिया की रीति, समय, स्थान, दिशा के बारे में हमें कोई भी सूचना देते हैं उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 61, लोककितियों से क्या अभिप्राय है एवं मुहावरे और लोककितियों में क्या अंतर है? उत्तर लोककिति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति और मुहावरे वाक्यांश होते हैं, जबकि लोककिति पूरा कथन होती है। कहने का तात्पर्य है लोककिति में पूरा कथन दिया जाता है और मुहावरे में वाक्यांश दिए होते हैं। लोककिति पूरे जो लोक होता है उसमें प्रचलित उक्ति होती है। प्रश्न नंबर 62, हिंदी भाषा में मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? उत्तर बच्चों ने कहाँ तक सीख लिया है, सीखना कैसे हुआ है, वह कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा है, उसके व्यवहार में कहाँ तक परिवर्तन हुआ है, उसे कहाँ और कितनी मदद की आवश्यकता है, मूल्यांकन से यही आशय है। बच्चों मूल्यांकन में हम देखेंगे कि बच्चों ने क्या क्या सीखा है, कैसे सीखा है, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, उनके व्यवहार में कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहा है और उन्हें कहाँ कहाँ हमारी मदद, टीचर की मदद की ज़रूरत है, कितनी मदद की ज़रूरत है टीचर की, ये सब हम मूल्यांकन से ही पता लगा पाएंगे। प्रश्न नंबर 63, बच्चों का सतत मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे? उत्तर शिक्षण के मध्य बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछते रहना, शब्दार्थ पूछते रहना तथा अभ्यास के प्रश्नों पर चर्चा करते रहना ही सतत मूल्यांकन है। सतत मूल्यांकन में हम बच्चों से पाठ के बीच बीच में प्रश्न पूछेंगे, शब्दार्थ पूछेंगे और अभ्यास के प्रश्नों पर भी चर्चा करते रहेंगे, ये सतत मूल्यांकन होता है। प्रश्न नंबर 64, अक्षमता का क्या अर्थ है? उत्तर अक्षम यानी सक्षम ना होना, क्षमता की दृष्टि से सीखने में असमर्थ होना। कहने का तात्पर्य है अक्षमता का मतलब यही है कि सक्षम ना होना, सीखने की दृष्टि से असमर्थ होना ही अक्षमता कहलाता है। अगर आप हमारे रिवीजन वीडियो को लगातार देखते रहेंगे तो आपकी DLED फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आसानी से हो जाएगी और आप अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकेंगे।
तो अगर आपको हमारा रिवीजन वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा अगला रिवीजन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।